जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोज़ हम किसी न किसी विषय पे बात करते हैं और उसी सिलसिले में आज हमारे बीच डॉक्टर अग्निशेखर जी आए हैं जो कि पन्नू कश्मीर के कन्वीनर हैं और बहुत सारे विषय ऐसे समाज में हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे बीच में हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद द राइट न्यूज़ में आने के लिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल से बात करने का मौका दिया। जी बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जिस पे हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि SO 194 जो भी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जो कि अथॉरिटी की तरफ से PM पैकेज एम्प्लॉयज़ पे लागू किया गया, वो SO 194 उसके बारे में शायद मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि 194 SO जो है वो उन एम्प्लॉयज़ पे लागू हो रहा है जो 2020 के बाद लगे हुए हैं जून। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि उन्हें 2 साल का प्रोविजन पीरियड रखा गया, साथ साथ में उनकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी है। तो इसी विषय पे हम बात करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ये बताइए कि वो एम्प्लॉयज़ अगर 4th क्लास एम्प्लॉयज़ लगते हैं तो उनकी सैलरी 14,000 के आसपास रहेगी, तो हाउ दे विल सर्वाइव, मतलब 14,000 में क्या सर्वाइव करेंगे और ये डिसीजन कितना सही है सरकार का? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो क्लास 4th है और कश्मीर में है। वहां से उसने फ़ोन पे मुझे यही बात बताई। मैंने कहा तुम बताओ कि क्या ये सही है कि तुम्हारी फैमिली कश्मीर में है और कुछ जम्मू में है? उसने कहा सर, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं जानता था। उसने कहा सर मेरा बहुत ही कटा करके 18-19 हज़ार तक बन सकता है, उससे कम भी जा सकता है। तो मैं किससे कहूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं और समझ भी नहीं आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ये प्रश्न उसका भी था, मेरा भी है, आपने भी किया। हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसे हम कहेंगे कि ये एक भेदभाव है और इसे नस्ल भेद की तरह अपार्थीड कहना चाहिए। अपार्थीड है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। ऐसी कौन सी सरकार करी जिनसे अपेक्षा नहीं है आपकी ऐसा करेंगे वो? ऐसा करने के मंशा जब आप उस पर बात करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं आपको इनकी नीति पर बात करनी होगी, जो स्टेट पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्या ये लोग 2nd क्लास सिटीजन्स हैं? क्या लोग ये वॉर प्रिजनर्स हैं? आप ऐसे इनको ट्रीट करते हैं? क्योंकि हमने शुरू से कहा, जब PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ थे, पैकेज अनाउंस हुई, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज अनाउंस की और उसमें जो उस समय जो जम्मू कश्मीर स्टेट लद्दाख था उसने टैग किए शर्तें, हमने विरोध किया, बहुत किया, क्योंकि ऐसे टैग्स, ऐसी कंडीशनैलिटीज़ बाकी एम्प्लॉयज़ पर नहीं है। न लद्दाख के लोगों पे थी एम्प्लॉयज़ पे, न कश्मीर के, न जम्मू के। इन्हीं पर क्यों, इन्हीं पर बंदिशें क्यों? ये एक तरह से इतना डिस्क्रिमिनेशन था जैसे कि आप 2nd क्लास सिटीजन और आप एहसान कर रहे हैं कोई, और इसलिए नीति पर जाने की ज़रूरत है। और अभी लेटेस्ट जो जिसकी तरफ आपने किया है SR 194 पर, ये तो बिल्कुल ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि आप एकदम सिंगल आउट कर रहे हैं एक क्लास को जो विक्टिम ऑफ जेनोसाइड है ऑलरेडी, और ऐसे बेचारे लोग हैं, आप उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ? ये अनैतिक है। और हमने पन्नू कश्मीर की ओर से अभी हमने 18 को हमारा फाउंडेशन डे था, उस पर भी हमने प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ होम को अपील की कि इसको इमीडिएटली आप रिवोक करिए। हम इसके खिलाफ हैं, पूरी कम्युनिटी इसके खिलाफ है और हम ऐसे बच्चों के साथ हैं। वो हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब 2010 में जब ये अपॉइंटमेंट्स हुई थी उस टाइम पे एक बॉन्ड लिखवाया गया, तो कहाँ तक ये जायज़ था कि उस टाइम पे ये बॉन्ड लिखाया गया? क्या कश्मीरी पंडित बंधुआ मजदूर है जिससे वो बॉन्ड लिखवाया गया कि वापसी तभी होगी आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप बॉन्ड लिख के देंगे? बंधुआ मजदूर से भी भयानक मैंने अभी आपको कहा, वॉर प्रिजनर्स जैसे हैं आप। बंधुआ मजदूर हिंदुस्तान में एक इशू बना और उस समय एक अग्निवेश भी पैदा हुए थे जिसने उनसे लोगों को छुड़ाया था। इसमें कोई अग्निवेश आपके बीच नहीं है।
बंधुआ मजदूरी गलत है, लेकिन आप ट्रीट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप वॉर प्रिजनर्स हैं, आप सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में बीजेपी कहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाना है, लेकिन अभी जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी एकोमोडेशन पूरी नहीं। क्या आपको लगता है कि एक साल या 2 साल के अंदर अंदर ही उन सभी कश्मीरी पंडितों को वापस ले पाएंगे जो जगती में रहते हैं या बाकी जगहों पर रहते हैं? पहली बात यह है कि आप जो कहते हैं क्या आप करना चाहते हैं या करते हैं या किया है, क्योंकि ये कहना जो है ना, ये पूर्ववर्ती जो सरकारें थी यूपीए तब भी कहा जाता था, लेकिन किया किसी ने नहीं। अब जो आपने किया, मान लीजिए कि आपने पीएम पैकेज के हमारे बच्चियां हैं वहाँ चले गए और उनमें 3,000, 3,500, 4,000 तक भी आप कहते हैं वो भेजा आपने उनको, और उनको रिहाइश के लिए आपने आश्वासन दिया। क्या आपने दी? 1100 लोगों की रिहायशी वो फ्लैट्स दिए, और उन फ्लैटों में भी वो 10 बाय 10 के फ्लैट थे, आपने 6-6, 7-7 लोगों को रहने को विवश किया, और बाकी लोग तो सड़क पर आ गए। और बाकी लोग कहाँ चले गए? उनको फिर वही रेंटेड में जाना पड़ा, फिर वही असुरक्षा की भावना, फिर मुंह पर पट्टी बांध के, मतलब कोविड की वजह से नहीं, दूसरे कारणों से। तो आज की तारीख में जब आप 3,500, 4,000 बच्चों, हमारे बच्चों के लिए रिहाइश प्रोवाइड नहीं कर पाए, या की नहीं आपने, या करना नहीं चाहते हैं, जो हम कुछ भी नतीजा निकाल सकते हैं, तो आप कश्मीर वापसी पर ये जो बात कर रहे हैं ये हमको हास्यास्पद लगता है, ऐसा ही जैसे पूर्ववर्ती भी करते थे। देखिए, ये आपके लिए एक लिटमस टेस्ट था, इसमें आप फेल हो गए, तो मैं कैसे मान सकता हूँ, या कोई भी कश्मीरी पंडित कैसे मान सकता है कि आप जो वापसी की बात कर रहे हैं, और वो वापसी क्या है आपके पास? आपके पास क्या ड्रीम है कश्मीरी पंडितों को वापसी की? यही जो आप कह रहे हैं कि अभी डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर आप स्टेट वापस देंगे, फिर वहाँ असेंबली बनेगी, फिर आप इन कश्मीरी पंडितों को परमानेंट होस्टेज की तरह सौंपेंगे उसी सिस्टम में जिसमें हम थे, जिस सिस्टम से हम गवर्न थे, और बाहर किया, हमारा जिनोसाइड हुआ, वो सिस्टम एक तरह से उनका साइड भी किया जिन्होंने हमारे साथ ये किया, या जो सिस्टम फेल हो गया। तो गारंटी क्या है? क्योंकि वापसी की जब आप बात करते हैं, वापसी का मतलब है कि आपके पास कोई प्लान है, आपके पास कोई ड्रीम है। अब वो क्या है? जबकि हमारा मूल एतराज़ इस पे है, ये वापसी नहीं होनी चाहिए। ये वापसी के बजाय आपने कहना है कि मैं रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड करूंगा या करूंगी, क्योंकि हम एक जिनोसाइड के शिकार हैं। आपने पिछले 30 साल में जितनी भी सरकारें, जितने भी प्रधानमंत्री आए, वर्तमान प्रधानमंत्री सहित, आप जिनोसाइड को एड्रेस ही नहीं करते, आप बचते हैं उससे। और हमको पता है कि हम एक जिहाद के, हम एक जिनोसाइड के शिकार हैं, और जिनोसाइड को टैकल आप करेंगे नहीं। 30 साल से हम SIT की मांग कर रहे हैं, आप वो करते नहीं हैं। हमारे हत्यारे खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, आप उन पर शिकंजा कसते नहीं हैं, किसी को आपने दंडित नहीं किया। तो मैं कैसे विश्वास करूं आप पर या किसी भी सरकार पर कि आपको वापस भेजा जाएगा? हम क्या भेड़ बकरियां हैं? और डिग्निटी एंड ऑनर के साथ, वो डिग्निटी एंड ऑनर कौन तय करेगा? रहने वाला जो रहता था, जो रहेगा, जो उसको रहना होगा, वो तय करेगा, या कि आप करेंगे जिनका कोई वास्ता नहीं है उस डिग्निटी एंड ऑनर के साथ? मेरी डिग्निटी एंड मेरा जो ऑनर है, मेरे परिवार का, मेरी कम्युनिटी का, मेरे समुदाय का, वो मैं जानता हूँ, हम जानते हैं। इसलिए जो जानते हैं, जिनके पास एक ड्रीम है, जिनके पास एक विजन है, कश्मीर में वापस जाकर फिर से लौटना न पड़े, रिफाउलमेंट ना हो, उनसे आप बात ही नहीं करते हैं, उनको आप इग्नोर करते हैं, और उनको इग्नोर करके आप झुनझुने डालते हैं। आपको 3 सीटें मिलेंगी, वो मुझे क्या करना है उन 3 सीटों को? मुझे आपके चुनाव को भी क्या करना है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वी आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस स्टेट में हम सेफ नहीं रहे। हम किस स्टेट में, किस व्यवस्था में सेफ रहेंगे, उस पर आप बात नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी सरकार, आज तक की सरकार, हमको नहीं लगता है उनकी कार्यवाहियाँ, उनके गतिविधियाँ देख कर के कोई गंभीर है। अगर गंभीर होती तो एक मिसाल पेश करते आप, जो हमारे बच्चे वहाँ गए, आपने ये जो अभी SRO 190 लगाया था, तो आपने एक मिसाल, आपने आईना दिखाया कि आप एक
वॉर प्रिजनर्स की तरह जो वहाँ गए हैं उनको डील कर रहे हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी जो 7 लाख निर्वासितों की कम्युनिटी है, उसको आप क्या समझते हैं? ये क्लियर कट है हमारे लिए। तो इसलिए ये आप इस बुलावे में मत रहिए। वापसी, कौन सी वापसी? आपके पास कोई ड्रीम नहीं है और आप अपनी मानी थोपेंगे जो हमको मंजूर नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी कल हमने इंटरव्यू किया था हमारे अजय भारती जी, जो स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के XMLC, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उस टाइम पे हमें लगा कि वो होमलैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया होमलैंड के लिए। जबकि अगर इस लेवल पे होमलैंड की बात को इनकारा जा रहा है तो बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इनके मन में होमलैंड देने के विचार हो। इसके बारे में कैसे? सही कहा आपने। हमारा भी यही कहना है कि इस वर्तमान सरकार या जिस पार्टी के आपने नाम लिया, भाजपा, ये शुरू से ही होमलैंड या पनन कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उस अवधारणा पर ये बात ही नहीं करना चाहते। क्या है पनन कश्मीर की परिकल्पना और किस तरह ये भारत के हित में है? किस तरह भारत के हित में नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बिखेर कर, छितरा कर उनको बसाना? आप बात नहीं करेंगे। हमको कोई इसमें कोई ये ना कोई सरप्राइज भी है, ना कोई ये शॉकिंग है कि जिस भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो, उनने आपसे ऐसा कहा, क्योंकि हमारा अनुमान है इस सरकार ने 7 साल में कभी भी पनन कश्मीर को एक बार भी ऑडियंस नहीं दी, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने दी। तो इससे आप मैसेज क्या देते हैं? बाकियों को आप देते हैं क्या? एक सिटीजन के नाते, भारतीय सिटीजन के नाते, जिसका विश्वास है भारतीय संविधान पे, संसद पे, कार्यपालिका पे, पूरे नेशन पे, उनको आप डिनाई करते हैं ऑडियंस देना। तो क्या मैसेज देते हैं कि यू डोंट मैटर, आप कोई कुछ नहीं होते। अब जो ये लोग झुंझुना फैला रहे हैं कि वन प्लेस सेटलमेंट वगैरह, ये झूठ है। हमको नहीं लगता है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर ये सही होता तो जिन्होंने आपसे ये कहा, भाजपा के स्थानीय जम्मू कश्मीर के नेता, जो कश्मीरी पंडित भी हैं, उन्होंने कहा कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर पॉसिबल क्या है? 10 जगह पे बिखरा के आपने बसाना है उनको, भेड़ बकरियों की तरह उनको कटने, मरने और बंधक बनाना है उनको, हॉस्टेज बना के रखना है उनको, उसी सिस्टम में जिसमें हम रहते थे। हमको ये जो लगता है कि मूल क्वेश्चन जो है, मूल प्रश्न जो है, उससे बचा जा रहा है। मूल प्रश्न आप पूछ सकते हैं क्या है? मूल प्रश्न है, कोर इशू जिसको कहते हैं, वो एक्सोडस है, वो जिहाद है, वो जेनोसाइड है। उससे आप बच रहे हैं। जब आप जेनोसाइड को एड्रेस ही नहीं करेंगे तो आपके पास रास्ते रिवर्सल के क्या हैं? क्योंकि आप कहेंगे माइग्रेशन, हम कहते हैं जेनोसाइड। आप कहते हैं रिटर्न, हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड। आप कहते हैं माइग्रेंट, हम कहते हैं वी आर विक्टिम्स, वी आर IDPs। तो जब इन्हीं 3 शब्दों में आप देखिए हमारा सोच और उनका सोच, हमारा सच और उनका झूठ, तो ये जो झूठ और सच सामने है हमारे पास, ये दो आप शब्दावलियाँ देखिए, लेक्सिकॉन्स देखिए, इसी में सारी नीति छिपी हुई है। जिनोसाइड को आप माइग्रेशन कहते हैं। कुछ लोग तो कल तक कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी? नहीं थी, ये जेनोसाइड है भाई। ये रिलीजो एथनिक या रिलीजियस क्लींजिंग है, वहाँ से धर्म के आधार पर आपको निकाल दिया गया। अब वो सिस्टम वही है। 370 आपने हटाया, हमने वेलकम किया और आज भी करते हैं। 35A आपने हटाया, हमने वेलकम किया, आज भी करते हैं। हमने लद्दाख को UT दिया, हम आज भी करते हैं, क्योंकि आप ही कर सकते थे, आपने किया, ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो आपने करना था, माइंडसेट बदला। उसके बाद जो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी, वो शासन की व्यवस्था वैसी की वैसी है। क्या आज की तारीख में भी अभी आप हाल ही में कश्मीर से लौटे हैं, क्या आप मुझे कह सकते हैं कि कोई जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड कश्मीर में है भारत का? क्या भारत है? क्या भारत है? इसके हटने की बात नहीं है, ये हम कहते हैं ना। तो इसलिए जब हम कश्मीर लौटने की बात करते हैं, भारत के लौटने की बात करते हैं, अगर आप ऐसे समुदाय को, ऐसे वर्ग को जो सिग्निफिकेंट है, जो हज़ारों साल का वहाँ रहवासी है, उनको इग्नोर करके ये झूठ कहेंगे। क्योंकि अभी इनके प्रेसिडेंट ने भी कहा, जो जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत संबंध अलग छोड़ करके उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग के पास वो गए, उन्होंने कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदायों के लिए रिजर्वेशन मांगी।
गुज्जरों के लिए रिजर्वेशन, बकरवालों के लिए रिजर्वेशन और अला फला के लिए रिजर्वेशन। उसमें हमने कहा कश्मीरी पंडितों के लिए 3 मांगी, हमने 3 सीटें इनकी रिजर्व की जाए, जो दक्षिण कश्मीर में और फिर श्रीनगर में सेंट्रल कश्मीर है और फिर वहाँ आपके बारामूला में। तो सीधा सीधा समझो, पहली बात तो है कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं भारतीय संविधान के। उसकी क्या आप व्याख्याएं देंगे ट्राइबल्स के साथ, उसके साथ वो अलग छोड़िए। लेकिन उसका मतलब ये है कि आप 3 जगह पर जाकर बसाना चाहते हैं और 3 जगहों में भी फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा। बारामूला में इतनी जगहों पे, अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में इतनी जगहों पे, श्रीनगर में इतनी जगह, यानी आप जो कह रहे हैं हम 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह ले जाएंगे, तो ये किसको मंजूर होगा? हम क्यों जाएं उन जगहों पे? क्या 90 तक हम 24 जगह या हर कहीं नहीं रहते थे? जब हर कहीं रहते थे तब हमारा ये हाल हुआ। तो अब कौन सी गारंटी है कि हमारे साथ ये नहीं होगा? फिर होगा, सफाया होगा कश्मीरी पंडितों का, जो हालात वहाँ हैं। तो इसलिए ये हमको या पूरे कश्मीरी पंडितों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। ये झूठ है। और ये जो 1 प्लेस सेटलमेंट भी लोग कह रहे हैं, कहलवाया जा रहा है जिनसे, कहीं ना कहीं हमको वॉचफुल रहना है कि ये जेन्युइनली कह रहे हैं या इन कहलवाया जा रहा है ताकि हमको धोखे में रखा जाए और अल्टीमेटली ये 3 सीटें और 10 जगह और 15 जगह। क्योंकि इसी होम मिनिस्टर ने एक कश्मीरी पंडित ग्रुप से कहा था कि जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ जीनोसाइड हुआ था, वो भड़क गए थे। उन्होंने कहा जीनोसाइड हुआ है तो क्या वहाँ आप चाहते हो कि वहाँ लोगों के माथे पर पट्टियाँ खड़वाएं कि उन्होंने जीनोसाइड किया है? आपको 10 जगह जाना है, 10 जिलों में ले जाएंगे। अब ये गृह मंत्री कह रहे हैं और ये जो ग्रुप गया था, उन्होंने हिम्मत नहीं की उनसे दूसरा सवाल करने की, क्योंकि वो उन्हीं के लोग थे। तो इसलिए हमको अलर्ट रहना है, संघर्ष करना है और जो हमारा रास्ता है वापसी का, जिसमें गारंटी है कि हमको हमारे साथ नहीं होगा, वो समझाना है, लड़ते रहना है। बाकी ये धोखा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बोला ग्रुप की बात की जो उनसे मिलने गए, इसी बात पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे संस्थाएं हैं जो कश्मीर जाने की वापसी करते हैं, लेकिन वो ना ही जम्मू में है ना ही कश्मीर आते हैं। वो या तो अमेरिका में कहीं बाहर विदेश से या तो कहीं दिल्ली से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोग जगती में रहे हुए लोगों का भविष्य तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम कश्मीर जाने की बात करते हैं अपनी शर्तों पे, जिसे हमने कहा चाहे आप मानते हैं नहीं मानते हैं, मानेंगे क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे हम होमलैंड की बात करते हैं, परम कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ यूटी बनाने की बात करते हैं कश्मीर में, वो बात जब आप करते हैं वो एक व्यक्ति की बात या हमारी पीढ़ी की बात नहीं करते हैं कि हम जाएंगे फिर वहाँ हमको 2 कमरे का फ्लैट मिलेगा, फिर गर्मियों में जाया करेंगे, मुंबई से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, फिर 2 महीने रह कर फिर हम 12-10 महीने वापस। ये हमारी वापसी का ड्रीम नहीं है, ये वो नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि हम दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ियों के लिए जाएं। जब पीढ़ियों की बात है तो मैं उन पीढ़ियों की सुरक्षा, उन पीढ़ियों के भविष्य, उन पीढ़ियों के व्यवसाय, उन पीढ़ियों की एजुकेशन, उन पीढ़ियों के ऑल लेवल पर राजनीतिक अधिकार, उनके सांस्कृतिक अधिकार, उसकी बात करते हैं। वो ऐसे थोड़ी होगा कि आपने 6000 फ्लैट बनाए, वो भी धोखा दिया आपने। फरवरी में माननीय गृह मंत्री ने कहा 6000 फ्लैट बनाएंगे, इसके साथ ही हमारा सपना पूरा हुआ। क्या आपका सपना इतना छोटा सा है? और वो 6000 जो है वो तो नौकरी पेशा लोगों के लिए हैं और वो परमानेंट नहीं है, मालिकाना हक उन पे नहीं है। क्योंकि यहाँ जम्मू में रिलीफ कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि जब रिटायर होंगे तो आपको वो वापस करने हैं, तो वो रिटर्न है आपका। रिटर्न आपका अगर 6000 के हमने रिएक्ट किया उस समय, उनका ये गलत है, धोखे में मत रहो। रिटर्न है 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं की बात है और 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, सामरिक उसकी बुनियादों को बचाने की बात। तो ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते रहेंगे, उनसे कहलवाया जाएगा ताकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, ताकि एक ऐसा नोशन खड़ा किया जाए कि कश्मीरी पंडित जो हैं ये बटे हुए हैं, ये विभाजित हैं, इनकी इतनी संगठन हैं और हम किससे बात करें। इतने बचकाना तर्क दिए जा रहे हैं। आप कश्मीर में कितने लोगों से बात कर रहे हैं? कितनी संस्थाएं वहाँ हैं? कितने लीडर वहाँ हैं? वहाँ आपके तर्क नहीं देते हैं। वहाँ आप ऐसे व्यक्ति को भी ले आते हैं प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो एक व्यक्ति है और आप कहते हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी सी। आपने बेग साहब को कैसे लाया वहाँ?
वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सी रजिस्टर, क्या इलेक्शन लड़ा आपने? ये तर्क अलग से किए जा सकते हैं। कश्मीरी पंडितों के इतने ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हेड काउंट मत करिए, आप देखिए पर कश्मीरी पंडित क्या कहता है, उसका पॉलिटिकल परसेप्शन क्या है, उसका आइडिया ऑफ रिटर्न क्या है, वो ये नहीं है। वो बाय एंड लार्ज के ये मैं कहूँ, जब पंडित कश्मीर ने मार्गदर्शन प्रस्ताव पारित किया, उसमें हस्ताक्षर करने वाले तमाम कश्मीरी पंडित उसमें सम्मिलित थे। ऑल इंडिया समाज उसमें गडू साहब के माध्यम से था, उसमें कश्मीर समिति थी, उसमें सारी समितियाँ थी जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो वो एक ग्रुप का विजन नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी का है। और मुझे बताइए कि इन 30 सालों में 32 सालों में पनन कश्मीर का जो आइडिया है होमलैंड का, उसका विकल्प किसी ने दिया? नहीं दिया। अब उसी को घुमा फिरा कर कोई कश्यप लैंड कह रहा है, कोई ये लैंड कह रहा है, कोई वो लैंड कह रहा है, कोई कह रहा है वन प्लेस सेटलमेंट। कह तो वही बात रहे हैं। जब वही बात कह रहे हैं तो ये जो दो महीने के लिए जाने वाले और फिर रिमोट कंट्रोल हाथ में न्यूयॉर्क से या ह्यूस्टन से रखने वाले, ये नहीं चलेगा। ये वो अपने को भी धोखे में रख रहे हैं। कश्मीरी पंडित इतना नादान नहीं है, उसे पता है। जैसे आपने जगती की बात की, जगती में जो 4000 के आसपास परिवार हैं, इनको आप रिमोट कंट्रोल से वहाँ से कहेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, ये दाएं मुड़, पीछे मुड़। मैं कह रहा हूँ ये रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में होना चाहिए जो अफेक्टेड है, आपके हाथ में होना चाहिए। जो अफेक्टेड है वो जानते हैं कि हमको कैसे, मैंने जैसे कहा डिग्निटी एंड ऑनर तो तय हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। इसलिए जो रिटर्न की बात है, पहले आप एड्रेस करिए जेनोसाइड को। और एक बिल हमने दी हुई है सरकार को, वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री तक गई है, उसका नाम है पनन कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज बिल 2020। कि आप ये बिल है, बिल पारित करिए संसद में, डिस्कस करिए, जेनोसाइड है ये। और जेनोसाइड का डिस्कस करेंगे, बिल पारित करेंगे, कानून बनेगा तो रिवर्सल के रास्ते खुलेंगे। और जो आपका परपेट्रेटर है, जो आपका दुश्मन है, जो आपका अलगाववादी है, जिन्होंने ये सब किया, वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे। नहीं तो वो आप पर हावी हैं, जो यहाँ सड़कें नहीं हैं, बेरोजगारी है, इलेक्शन में रिगिंग हुई, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव उन्होंने बना के रखे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अहम मुद्दा एक और है जो कि रिलेटेड है हमारे टेम्पल और श्राइन बिल्स के। जैसा कि आप जानते हैं कि ये असेंबली में जब पारित हुआ था तो उसे अपोज करने वाले बीजेपी के लोग ही थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्य रूप से आपने, मैं जेनोसाइड की बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा उसके दूसरे पहलू यानी कल्चरल जेनोसाइड से जुड़ा है। जेनोसाइड फिजिकल तो समझ में आता है, आपको मारा, काटा, रेप हुए, किडनैप हुए, मकान जलाए, बम जलाए और आपको भगाया, आपको मरने के लिए छोड़िए, ये तो फिजिकल डायमेंशन है उसका। दूसरा डायमेंशन है ऐसे लोगों की कल्चरल शिनाख्त जो है, जो उनकी पहचान है, उसको ख़त्म करना, उसको विकृत करना, डिस्टॉर्ट करना। उस कल्चरल जेनोसाइड, सांस्कृतिक संहार के अंतर्गत आपके सिंबल्स क्या हैं, सिविलाइजेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल सिंबल्स, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको डिस्टॉर्ट करना। जैसे आपने मामूली सा एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक हैदर फिल्म बनी थी। हैदर में मार्तंड जो सूर्य मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध, आपको याद होगा, आप खुद एक्टर हैं, अभिनेता हैं, निर्देशक हैं थिएटर के। उसमें क्या गया मार्तंड मंदिर को कहा गया कि ये शैतान का घर है, यानी हमारा सन जो है, गॉड जो है, हमारा जो सिंबल है, ये शैतान का घर है और शैतान को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये जो मानसिकता है जिहाद की, जो सिंबल्स आपके हैं, इनको कैसे डिस्ट्रॉय करें। तो डिस्ट्रक्शन हम जानते हैं, आप तोहफतुल अहबाब पढ़िए, आप बैरिस्तान शाही पढ़िए, इवन आप तारीख हसन पढ़िए, कई चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ है इसका सिलसिलेवार। ये तो भला हो हमारे डोगरा राजाओं का, जिनके आने से आपके फिर से मंदिर खड़े हुए कश्मीर में, नहीं तो कोई एक मंदिर नहीं बचा था। ये मेरे मित्र अवतार मोटा जी का रिसर्च है, उन्होंने कहा चौंकाने वाली बात है। अगर महाराजा गुलाब सिंह के पीछे जाइए आप, आपके श्रीनगर में एक भी मंदिर नहीं था, वैली में कोई मंदिर नहीं बचा था। इट वॉज टेम्पल लेस, पिलग्रिमेज लेस सोसाइटी। दैट्स वाई कि पंडित लोग आते थे दरिया पर पूजा करने के लिए, मंदिर नहीं था, घाट नहीं था, या अपने घरों में उन्होंने ठाकुर द्वारे, जिनको ठोकर कुट बोलते हैं, वहाँ पूजा करते थे, मंदिर नहीं था। ये तो महाराजा गुलाब सिंह के से लेकर के महाराजा प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, यहाँ तक कि हरि सिंह तक,
ये मंदिर फिर से खड़े हो गए, फिर आपकी प्रेजेंस, क्योंकि वो उन्होंने जाना इस बात को कि ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स सिविलाइजेशन के हैं। इतना ही नहीं किया उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है इसको स्ट्रॉन्ग किया। ये उन्हीं की बदौलत है, महाराजा गुलाब सिंह के ज़माने में जोरावर सिंह के माध्यम से वो आपके कहाँ तक चले गए, चीन तक चले गए, तिब्बत तक जोड़ा उन्होंने, क्योंकि वो समझते थे सामरिक महत्व कश्मीर का। इसलिए ये कल्चरल सिंबल्स हैं। इनको माइग्रेशन के बाद, जिसको सरकार माइग्रेशन के हम जेनोसाइड कहते हैं, जेनोसाइड के बाद जब हम जम्मू आए या देश भर में आए तो पीछे उन मंदिरों के रख रखाव, उस पर ज़मीनें हड़पने, डिस्ट्रक्शन करने, उनको प्लेग्राउंड बनाने, उनको और तरह से डिस्टॉर्ट करने की चिंता से एक रास्ता निकला कि हमको इसके लिए, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जैसे औकाफ ट्रस्ट है, ऐसा एक व्यवस्था की जाए हमारे लिए, ताकि ये सारे एक प्रबंधन में आ जाएं, ताकि इनकी देख रेख हो और फर्दर ना बचें। लेकिन इसका विरोध उतना कश्मीर में नहीं हुआ, इसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, इसका विरोध जम्मू की असेंबली में, तत्कालीन असेंबली में बीजेपी के नेताओं ने कहा। एक नेता ने कहा खून की नदियां बहेंगी। अरे खून की नदियां किस बात पर बहेंगी कि मंदिर जो है उनका एक प्रबंधन को लेकर के ये बने? ये शॉकिंग है। और क्यों बने, ऐसा क्यों कहा होगा? इसके कई रीज़न होंगे, उनसे बात करिए, वो कहेंगे नहीं। कहीं धर्मार्थ ट्रस्ट एक फैक्टर है, उसके हाथ से न जाए, कहीं आई श्री राम भद्रा जी के उस नेतृत्व में है, उसके हाथ न जाएं, और कहीं और भी कई कारण हो सकते हैं। हम किसी के विरुद्ध थोड़े ही हैं, हम हैं विरुद्ध उन अटेम्प्ट्स के जो ख़त्म कर रही हैं, सर्वनाश कर रही हैं। हम तो क्रेडिट भी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे मंदिर चाहे किसी के भी हाथ में हों, इनके ऊपर एक प्रबंधन बने। तो इसलिए उसका विरोध भारत की संस्कृति का कश्मीर में विरोध है। इसलिए अगर हमारी मांग है, यही रास्ता एक है। मैंने कहा कि डोगरा राजाओं की भूमिका कितनी ऐतिहासिक है। मैंने कहा कि उस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। ये क्यों रोड़े अटका रही है? क्यों हमारे लोगों को 20-25 साल से सुनवाई नहीं होती है? बेचारे लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उसके। तो जिनका आपने नाम लिया वो लड़ रहे हैं, लिस्टें हमारे पास हैं, कितनी मंदिर है। ये मंदिर तक ही सीमित नहीं है। मैंने भी कहा कि ये सांस्कृतिक जनसंहार है, यानी कल्चरल जेनोसाइड है। इसमें आपकी और जगहों पर और चीज़ों पर भी उनकी नज़र है, जैसे नॉमेनक्लेचर, जगहों का नाम बदलना, तीर्थों का नाम बदलना, इतिहास बदलना, और आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं कल्चरल है या एजुकेशन, उन पर हथियाना, उनको आप कब्जे में लेना। जैसे मैं ब्रीफली कहूँ, संक्षेप में कहूँ, जैसे आपका ये मान लीजिए शंकराचार्य को कोहे सुलेमान कर दिया, ये आज की बात नहीं है। या श्रीनगर जो है, श्रीनगर जो भारी पर्वत है, उसको आपने कोहे महारान कर दिया, आज की बात नहीं है। लेकिन इसको बहुत ही प्रश्रय दिया गया, प्रोजेक्ट किया गया महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में। या गंगा जटन बड़गांव में तो उसका खुशालाबाद कर दिया गया है। या उससे पीछे भी जाइए, 75 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने विधानसभा में बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन उन्हें 800 कश्मीरी ऐसे गाँव के नाम बदले, जो आपको अचानक लगा यार हम कहाँ भाई, टोटल मुस्लिमाइज, टोटल इस्लामाइज कर दिया। तो वो चलकर अगर आपके यहाँ आता है, अभी और हैरान करने वाली बात हमारे सुनने वालों के लिए होगी, श्रीनगर जो कैपिटल है, ये इसका निर्माण किया है महाराज अशोक ने। और महाराज अशोक ने श्रीनगरी का निर्माण किया है, क्योंकि वो अशोक नगर भी इसका नाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा श्रीनगर क्योंकि श्री विद्या का केंद्र है, ये श्री चक्रेश्वरी का केंद्र है। और श्री चक्रेश्वरी के बाद यहाँ प्रसंगवश कहूँ, ब्रीफली कहूँ, अलग टॉपिक हो सकता है। आख्यान एक है कि कहते हैं कि शिव से पार्वती ने पूछा कि आपने ये जो सृष्टि का निर्माण किया है, इसके डायमेंशंस क्या हैं, कैसी है ये सृष्टि, कैसी दिखती है? तो उन्होंने पृथ्वी पर उतरकर एक जगह अपनी उंगली से एक डायग्राम, एक ऐसी रेखांकन किया, इलस्ट्रेशन बनाई जो श्री यंत्र थी।
श्री यंत्रीन श्री चक्र थी, कहा कि ऐसा डायमेंशन है सृष्टि का। और आपको हैरानी होगी कि वो जगह जहाँ पे उन्हें बनाई वो श्रीनगर है, वो कश्मीर है, वो श्री चक्रेश्वरी है। तो ऐसी जगह, इतना इसका माइथोलॉजिकल मैंने कहा, फिर हिस्टोरिकल कहा कि अशोक ने बनाया, और उसको मिटाने के लिए हमारी स्मृति से उसका पीडीपी और बीजेपी के राज्य में जब पीछे चल रही थी, आधे श्रीनगर का नाम बदला गया है। उसका नाम रहे शहर खास शहर है। अब आधे का आपने बदला, शायद अब टेस्ट करना चाहते थे रिएक्ट कैसे करेगा नेशन, उसे किया है नहीं। तो इन सरकारों को रद्द करना चाहिए, इन सरकारों को नल एंड वॉइड करना चाहिए, इन सरकारों को तो यहाँ प्रॉपर्टी जो हमारी है, माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट जो है, उसको नलिफाई करना चाहिए। सारी जो सेल्स एंड डिस्ट्रेस सेल्स हैं ये कर ही नहीं रहे हैं। तो जो 35A के हटाए जाने के बाद धारा 370 क्या करने चाहिए स्टेप्स, हमको नहीं लगता है वो हैं। तो अनलेस वो आप माइंडसेट दोगे और कश्मीरी पंडितों के साथ बात करोगे, जो लोग होमलैंड की बात कर रहे हैं, वो क्यों होमलैंड की बात करें, क्या परिकल्पना है, आप क्यों नहीं, आप दुश्मनों के साथ बात कर सकते, आप गैंगस्टर, जिनको आप कल तक गैंगस्टर्स को बोलते थे, गुपकार गैंग, जिनको आप अलगाववादी कहते थे, हाफ सेपरेटिस्ट कहते थे, एंटी इंडियन कहते थे, उनके साथ बात करोगे। जो इंडिया की बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इंडिया इन कश्मीर की बात, उनको आप इग्नोर करोगे, ये तो चिंता की बात है। जी डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल बनता है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ पंच, सरपंच और कॉरपोरेटर्स ने एनसी ज्वाइन किया, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा एक शौक रहा है बीजेपी के लिए, साथ साथ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए भी? सबसे पहले तो ये सवाल आपको बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए, वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को। अब आपने मुझसे पूछा तो मेरा भी अपना ओपिनियन होगा, जो मेरा नितांत अपना नहीं है, क्योंकि मैं आपने इंट्रोड्यूस मुझे किया कन्वीनर पन कश्मीर का, तो ये पन कश्मीर का ऐसा है। तो एक तो ये बात देखनी है कि जिस पार्टी में वो गए, वो पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या है, क्या रही है। ये वो पार्टी है जिसने जिहाद के लिए, जिसने जेनोसाइड के लिए एक पृष्ठभूमि में, जैसे पार्श्व गायन होता है ना पर्दे के पीछे, उन्होंने काम किया इसकी आइडियोलॉजी बनाने में। आपको पता होगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो आत्मकथा है, उसमें कश्मीरी पंडितों को फिफ्थ कॉलमिस्ट कहा गया है, इंडिया की जासूस कहा गया, ऐसे लोग कहा गया जिन्होंने नेशनल मूवमेंट, किसी नेशनल मूवमेंट का साथ नहीं दिया। वो नेशनल मूवमेंट क्या थी कश्मीर में, मुस्लिम नेशनलिज्म था, उसका साथ नहीं दिया। और जिसको पल्लवित कांग्रेस वगैरह ने किया कि सब नेशनलिज्म को भी ये किया। तो वो एक तरह से एक उसकी आइडियोलॉजी बनने में उनका रोल है। और मैंने अभी कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब आए तो उन्होंने 800 गाँव के नाम बदल दिए आते ही। और ये ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए कई बार लगता है कि ये एक कम्युनलिज्म, एक सांप्रदायिकता थी, 370 के पीछे काम कर रही। और 370 क्यों? क्योंकि हम विशिष्ट लोग हैं, हम खास लोग हैं। क्या हिंदुस्तान में बाकी लोग विशिष्ट नहीं हैं, बाकी संस्कृतियाँ विशिष्ट नहीं है? मैं कश्मीरी होने के नाते से कह रहा हूँ, मुझे गर्व है मैं कश्मीरी हूँ, मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति विशिष्ट नहीं है? क्या उड़ीसा के लोग विशिष्ट नहीं है? दक्षिण के लोग विशिष्ट नहीं है? चोल वंश के विशिष्ट नहीं है? पूर्ववर्ती में लोग विशिष्ट नहीं, पंजाब के लोग नहीं है, गुजरात के लोग नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं है, लेकिन कश्मीरी ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। और राजनीति कौन सी है? धारा 370। धारा 370 के पीछे क्या है? अलगाव। हम विशिष्ट हैं, हम अलग हैं, और उस अलगाववाद में से आतंकवाद निकला, उस भारत विरोध निकला। तो 370 के आड़ में एक इस भारत सरकार ने पिछले 30 साल में नेशन विद इन नेशन बनाने में हेल्प की। आपने एक मिनी पाकिस्तान बनाया, जिसको आप इंटरप्रेट ऐसे भी कर सकते थे लगभग पाकिस्तान है, क्योंकि आपका कुछ नहीं चलता है वहाँ, आपका झंडा अलग, आपका संविधान अलग, आपका सब ठीक, वो खैर है, इसलिए हमने ये 370 की राजनीति पे मैं बात कर रहा हूँ। आपने नेशन विद इन नेशन और एक मुस्लिम स्टेट जो इस्लामिक स्टेट में बदला था, आपने उसको हटाया, हमने बहुत खुश हो गई, करना ही करना ज़रूरी था। ऐसी राजनीति जिन्होंने की उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही आप डॉक्टर फारूक का रीसेंट बयान सुनिए, 1-2 साल 3 साल पहले इसने हुर्रियत से कहा, हम आपके ही लोग हैं, जो आप वहाँ करते हैं हम यहाँ करते हैं, हमको गलत मत समझिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्हीं डॉक्टर फारूक ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार कहा कि मैंने 200 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिविस्ट को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग किसके लिए?
आतंकवादी बनने के लिए। आतंकवादी किस लिए? ताकि वो इंडिया के खिलाफ लड़े। उनको आप कल तक गैंगस्टर्स बोलते थे, गैंग, उनको आप लाते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई धोखा नहीं है, हम जानते हैं इस चीज़ को। भारत सरकार को, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कही, हमको नहीं लगता है कि ये गंभीर हैं। ये उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलने की इन्होंने शुरुआत की थी, या हमको लगने दिया था कि हम अलग सोचते हैं। अलग आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की, 370 है, 35 है, लद्दाख को अलग है, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद आप उसी रास्ते में हम जी डिलिमिटेशन करें, वो भी गलत आप कर रहे हैं। 2011 पे झूठे जनसांख्यिकी सेंसस पर वो आपको 10% के लगभग जम्मू की संख्या को कम करके दिखाता, ताकि हेजमनी वर्चस्व बना रहे वहाँ का। फिर आप चुनाव करेंगे, मेरा क्या काम है चुनाव में? क्योंकि वही असेंबली फिर बनेगी जिस असेंबली में जिसके होते हमको निकलना पड़ा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जी आपको 3 सीटें देंगे, जैसे मैंने कहा भाजपा के प्रेसिडेंट, वो 3 क्या करेंगे अगर आपने दी हुई? आपके क्या पीडीपी बीजेपी के समय 2 लोग नहीं थे, एमएलसी नहीं थे, जिनका आपने शुरू में नाम लिया? एक गिरधार लाल रैना हो या सुरेंद्र अंबारदार हो, हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्रता अलग। उनके होते क्या, उन्होंने वो क्या कर पाए? क्या एक काम बताइए, क्या कर पाए? उनके होते क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली में नहीं लगे? क्या कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे सिस्टम में। 3 कश्मीरी पंडितों, हाँ, हमारे लिए कोई मायने नहीं है ना आपके चुनाव का है। नॉट दैट कि वी आर अनडेमोक्रेटिक पीपल, नॉट दैट कि हमारा विश्वास नहीं है संविधान, हमारा विश्वास है। उस विश्वास और आस्था के आधार पर हम आपके कहते हैं कि कश्मीर के अंदर एक हिंदुस्तान बनाओ, कश्मीर के अंदर एक परम कश्मीर बनाओ, जहाँ पूरी तरह से भारतीय संविधान हो, जहाँ से हमको क्योंकि ये धर्म के आधार पर नहीं है, हमको धर्म के आधार पर निकाला गया है, इसलिए जो हमारा निकालना है वो कम्युनल है। हमारी वापसी एक ही जगह कम्युनल नहीं है। इट्स नॉट हिंदू बेसिस पे हम जा रहे हैं कि हमको पॉलिटिकली टेलिंग यू कॉन्स्टिट्यूशनल हुए, हम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हैं। हम जेनोसाइड हुआ हमारे साथ। आप कैसे गारंटी करेंगे 10 जगह 15 जगह भेजकर हमारे साथ वो जेनोसाइड नहीं हुआ? हम कहते हैं कि हमारे साथ फिर से जेनोसाइड ना हो, इसलिए एक जगह बसाओ। अगर उसका विरोध हो रहा है कि आपने कहा कि ये महाशय ये साहब से कहा ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है होमलैंड, तो फिर पॉसिबल क्या है? हमारा हॉस्टेज बनना वहाँ। आप हमको कसाईयों के हाथ सौंप रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हम नहीं चाहेंगे कि फिर से आप हॉस्टेज रखें। हम चाहेंगे कि वहाँ भारत की आन बान शान के साथ हम रहें, बसें, और एक आपका स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एक धरातल बने, ताकि ये जो आंधी आ रही है, सुनामी आ रही है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान का अब सपोर्ट मिलेगा, तालिबान भी अब पीछे सक्रिय हो गए। आपकी सुनामी जो कश्मीर को लांग कर जम्मू, भद्रवाह, डोडा, इधर डेमोग्राफिक चेंज जो हुई है, ये पूरे हिमालय को घेरने के तुली है, और उसमें चीन भी इनके साथ है। तो ऐसे में आपके लिए अनिवार्यता बननी चाहिए इस राष्ट्र के लिए कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ एक ही स्थान पर होमलैंड परम कश्मीर बनाया जाए, ताकि न केवल कश्मीरी पंडित बचेंगे, जम्मू बचेगा, शेष हिंदुस्तान बचेगा, हिमालय बचेगा, ये पूरा देश बचेगा। तो पूरे देश को साथ आना है। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी, कन्वीनर पनून कश्मीर। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय को लेके, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार।